नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मनिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ जैसा कि हम जानते हैं, कूलॉम्स लॉ देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट मतलब कूलॉम्स लॉ जरूरी क्यों हमको पढ़ना, सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट के 2 लेक्चर में चार्ज पर पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो लाइव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जो अनलाइव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कूलॉम्स ने क्या बता दिया, मान लीजिए आपने एक पॉइंट चार्ज Q1 लिया, एक पॉइंट चार्ज Q2 लिया, ठीक है। इन दोनों चार्ज में फोर्स तो लगेगा, यदि वो लाइव है तो कौन सा लगेगा, रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, क्या होगा डायरेक्शन, ये सब निकालना सिखा दिया कूलॉम्स ने अपने लॉ में। समझ गए। तो कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है। तो देखते हैं। हमने ये माने कि ये पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। ये कैसे पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये हमने इसके बीच में इसकी डिस्टेंस क्या ले ली, R ले ली। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो इसको लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है, समझते हैं। देखो, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, between two stationary point charges are directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the distance between them। अब ये वाला जो लॉज है ये हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि हमें जिससे कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हम देते हैं, है ना, तो यदि आपको देखो, यदि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर, न्यूमेरिकल लगाने हैं मान लो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो बन जाता है। लेकिन एग्जाम में लिखना है तो ये लॉज आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्सन या अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये दोनों चार्ज क्या लिए हमने, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करो, Q1 मल्टीप्लाई Q2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। और यही फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहां स्क्वायर करना है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करो और इनवर्सली कर दो, यानी 1/4 लिख दो। अब इसको दिया हमने कंडीशन फर्स्ट, इसको दिया कंडीशन सेकंड। यदि ये लाइन आपको याद है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो यहां आप स्टेटमेंट बना ले जाएंगे, ठीक है। तो ये F Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल हो गया 1/R² इनवर्सली। अब दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। देखिए इन दोनों को कंबाइन किया हमने, तो Q1 Q2 ऊपर रह जाएंगे, R² नीचे हो जाएंगे। अब इतना तो पता है कि जब कोई फोर्स लगा है, इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहां पर हमने K कांस्टेंट ले लिया। ये हमारे कूलॉम्स के लॉ का फॉर्मूला बन गया, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां तक K क्या है, हियर K is the constant of
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी फोर्स बोला जाता है इसको। ये कौन सा कांस्टेंट फोर्स है? वो है कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी फोर्स का कांस्टेंट है। तो यहां से कूलम्ब्स का मैकेनिकल क्या आ गया? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स से तो हम न्यूटन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पर ये जो K है, ये K की वैल्यू क्या होती है? K वेराइज करता है मीडियम टू मीडियम के नहीं करता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, हमें ये याद करना है F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सुनते हैं, देखो इसके बाद क्या है? ये जो K है ना, ये K कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी फोर्स का कांस्टेंट बोलते हैं। अब K की वैल्यू मीडियम और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन दोनों पर डिपेंड करती है। जो K होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि आप मीडियम क्या ले रहे हो, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट का आपका सिस्टम क्या है। SI है, CGS है, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हमारा मेजरमेंट का सिस्टम SI है, ठीक है, और मीडियम हम मान के चल रहे हैं। पहला इसके अंदर SI के अंदर मीडियम मान के चल रहे हैं कि आपने मीडियम क्या दिया भैया? एयर या वैक्यूम दिया। मीडियम आपने दिया एयर और वैक्यूम, ये मान के चले। मीडियम हमने दिया एयर और वैक्यूम इनमें से, और SI सिस्टम हमारा। तो इसके लिए जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर 4 पाई तो जानते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट क्या है? हियर एप्सिलॉन नॉट इज द, ये क्या है? ये परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी हम वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, यदि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहां रख के इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो इसका आंसर आता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू पूरी क्या आएगी? और अब ये वैल्यू पलट जाएगी ऊपर जाके, जब इसकी यूनिट रखेंगे तो यूनिट क्या लगेगी इसकी? कूलम्ब। ये हो जाएगा जिसमें इन्वर्ट, मतलब ये काम ऐसा कर सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जैसे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां रखेंगे 1/4 पाई, ये रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे यहां पर, जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो यूनिट भी रखी जाएगी, यूनिट पलट के जाएगी ऊपर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू निकल के आ गई, समझ गए? ये दो वैल्यू हमें याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ये पहला केस हो गया क्या, कि हमारा मेजरमेंट का सिस्टम SI हो और मीडियम हमारा क्या हो? एयर या वैक्यूम हो। अब दूसरा केस क्या है, देखिए, अब हमारा मेजरमेंट का सिस्टम हम SI ही लेके चलेंगे, लेकिन मीडियम बदल रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट का सिस्टम SI है, मीडियम जो हमारा है वो अदर देन एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर और वैक्यूम, इनके अलावा कुछ भी ले लो आप, अदर देन एयर और वैक्यूम कुछ भी ले लो आप इनके अलावा। तो मान लिया हमने वाटर लिया, मान लिया हमने वाटर लिया, या हम मेटल ले सकते हैं, या ग्लास, मतलब वो वाटर मेटल ले लिए मीडियम में। तो इसमें क्या होगा? मीडियम का मतलब कहां पर कुछ चार्ज रखे हैं, ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होता है, जो स्मॉल k की वैल्यू है उसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, ये SI को रिप्रेजेंट करता है, SI सिस्टम को। साथ में यहाँ पर एक कैपिटल K आ जाएगा, ये कैपिटल K, स्मॉल k नहीं, कैपिटल K। यहाँ पर कैपिटल K क्या होता है? ये भी एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। जैसे कि जो K होता है कैपिटल K, इस कैपिटल K की वैल्यू 40 होती है, 80 होती है वाटर के लिए, और इनफाइनाइट होती है इसकी वैल्यू मेटल के लिए। ऐसे बदलती रहती है, ठीक है। फिर दूसरा केस, मतलब केस SI के अंदर दो पार्ट आ गए। क्या? जो मीडियम एयर और वैक्यूम हो तो स्मॉल k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब आप सोचोगे इसमें कूलम्ब्स लॉ कैसे बनेगा? अब ये स्मॉल k की जगह इतना रख देंगे तो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। और जनरली आपको यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज होगा। इसमें क्या बन जाएगा? F का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, कैपिटल K रखना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और पीछे न्यूटन लगाते चलेंगे दोनों में, क्योंकि सिस्टम अभी ऐसा ही है। तो ये केस SI के अंदर के दो पार्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे? मेजरमेंट का हम क्या करेंगे? सिस्टम चेंज करेंगे, CGS लेंगे, फिर यही दो केस लगाएंगे वहां पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या? मेजरमेंट का सिस्टम बदलते हैं। हम यहाँ CGS करेंगे, बाकी कंडीशन यही रखेंगे पूरी। देखो मतलब ये दोनों केसेस हम सेम रखेंगे। यहां दोनों केसेस बिल्कुल सेम रखेंगे। देखो मतलब हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? CGS हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? CGS के लिए स्मॉल k की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। मतलब आपको ये याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गायब हो जाएगा कुल मिला के, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ये नहीं रहेगा इसमें, ये आपको याद रखना। स्मॉल k की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम। यहाँ एयर और वैक्यूम के अलावा आप कुछ भी लेके चलोगे, एयर और वैक्यूम के अलावा, तो स्मॉल k की वैल्यू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नहीं आएगा, लेकिन नीचे का k तो आएगा ना। ये k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताता है आपको? ये जानकारी देता है कौन सा मीडियम आप यूज करते हो, मतलब किस मीडियम में हमारे दोनों चार्जेस रखे गए हैं, ये बताता है। तो अब इनको ध्यान रखेंगे। यहां से देखो, इसमें स्मॉल k की वैल्यू 1 रख दी हमने, क्या बना? ये डाइन हो जाएगा। यहां पर F इक्वल ये, यहाँ पे स्मॉल क्या आ गया, यहाँ पे डाइन लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? 4 केस हो गया। मतलब वैसे 2 हो गए, SI के अंदर 2 हैं, CGS के अंदर 2 हैं, तो ओवरऑल 4 केस हो गए कूलम्ब्स लॉ में। यदि आप इतना लिख के भी आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलम्ब्स लॉ के बेस पर आप यूनिट चार्ज को डिफाइन करो। कूलम्ब्स लॉ के बेस पर यूनिट चार्ज को डिफाइन करो। तो इसके बाद देखते हैं यूनिट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ के बेस पर हम क्या देखते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, अब देखिए यूनिट चार्ज क्या होता है। हम पहले SI के लिए चलते हैं लेके, तो देखो F इक्वल क्या पढ़ा हमने SI के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो हमने एयर और वैक्यूम दिया भी है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। हमें क्या बनाना है? Q1 और Q2 को 1 बनाना है, यूनिट लाना ना, तो इनकी जगह 1, इसके इक्वल में 1 लाना है, मतलब Q1 Q2 के बराबर 1 लाना है। तो देखो इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। आप R को मान लो भैया 1 मीटर, मान के चले हम 1 मीटर पर रखे कुछ R बराबर हमने माना, यूनिट डिस्टेंस पर दोनों रखे हैं, और हमने ये लेट कर लिया कि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं Q के। तो इसकी जगह भी Q, इसकी जगह भी Q, और दोनों कैसे हैं? सेम हुए, लाइक चार्ज दोनों मान लो, प्लस माइनस लिखा नहीं, एक से है पॉजिटिव पॉजिटिव तो लाइक मान लिया। अब यहाँ Q के बराबर में 1 लाना है, तो आपको फोर्स भी इतना ही लगाना पड़ेगा। ऐसी वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी कि फोर्स की वैल्यू इतनी ही चले, 9 × 10 की पावर 9। ऐसा क्यों? ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा चार्ज की वैल्यू को, तो उसको डिस्टेंस वगैरह हर एक चीज को, कि ये वैल्यू इतनी हो जाए। इससे फायदा क्या होगा? देखो 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। डेफिनेशन बना रहे हैं ना, हमको Q इक्वल 1 बनाना है, कैसे भी करके आपको मैथमेटिकल वैल्यू के साथ छेड़खानी करके इसको लाना है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल Q1 Q2, क्या Q1 इक्वल क्या हो जाएगा? Q
नीचे का 1 कोई काम करें तो Q बराबर आ गया +-1। अब यहाँ माइनस तो लिए नहीं है तो हम सीधा सीधा Q बराबर 1 कूलम, तो आ गया Q इक्वल 1 कूलम। तो Q इक्वल 1 कूलम आपको मिला कैसे? यही तो यूनिट चार्ज कहलाता है। यूनिट चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, यूनिट चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? यूनिट कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस को आप यदि 1 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं एयर और वैक्यूम में, यदि उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। तो ऐसे चार्जेस को क्या कहा जाता है? यूनिट चार्जेस कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम ये बोले हैं कि इफ 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस ऑफ पॉइंट लाइक चार्जेस कर दो ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are separated at a distance of 1 meter and applied a repulsive force, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, then charges are said to be unit charges। तब चार्जेस को क्या कहा जाता है? यूनिट चार्जेस। और अब इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि आप डिफाइन करो 1 कूलम चार्ज है तो यूनिट चार्ज का मतलब वही है भैया 1 कूलम चार्ज। इसकी वैल्यू क्या हो जाए? इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए। ऐसा ही पूछता है कि 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करो। तो जब भी कोई दो चार्ज को एक, देखो फिजिक्स में क्या होता है, डेफिनेशन बनानी पड़ती है हमें, यहाँ से एडजस्ट कर करके वैसे हमें कहा यूनिट चार्ज बनाओ तो Q की वैल्यू में 1 बनानी, ये बना दिया। तो 9 × 10⁹ का फोर्स अप्लाई करो, Q1 Q2 को Q मान लो, डिस्टेंस को 1 मान लो, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इसलिए हमने फोर्स इतना लिया कि एडजस्ट हो जाए। उसको काटा कुटी कर दिया हमने और सॉल्व किया। ये डेफिनेशन होगी हमारी क्या? पॉइंट चार्जेस की। तो हमने ये देखा ना कि पॉइंट चार्जेस जो होते हैं मतलब क्या, ये डेफिनेशन लगी हमें। अब कूलम क्या है? ऐसा यूनिट है चार्ज की, तो चार्ज की फिर सीजीएस यूनिट भी होती होगी, बिल्कुल। तो देखो ये ऐसा यूनिट के लिए हो गया। जो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है भैया वो होती है स्ट्रेट कूलम। क्या होती है? केवल आपको इसको याद रखना, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है स्ट्रेट कूलम। ठीक है, इसको ESU के नाम से भी जाना जाता है। चार्ज की स्ट्रेट यूनिट क्या होती है? ये स्ट्रेट कूलम, और इसको ESU के नाम से भी जाना जाता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ए स्ट्रेट कूलम हो गया, CGS हो गया। ठीक है, अब ये SI का कूलम, CGS का स्ट्रेट कूलम, दोनों कुछ रिलेशन होता होगा, आप याद कर लेना। 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलम। ये 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलम होता है 1 कूलम इक्वल। क्लियर? तो यहां से ये देखा हमने। अब एक और यूनिट होती है चार्ज की, एव कूलम। एक और यूनिट क्या होती है? एव कूलम। ये एव कूलम क्या होती है? ये 1/10 होती है ESU के। ये भी आप याद कर सकते हैं। CGS यूनिट का 1/10 पार्ट होता है क्या? एव कूलम। अरे मतलब सॉरी, इसमें वो एव कूलम का 1/10 पार्ट होता है कूलम, उल्टा हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा। 1/10 पार्ट होता है एव कूलम का, ये कूलम, ये आपको याद करना है। ये जो हमारा एव कूलम है, एव कूलम का 1/10 पार्ट कर दो तो आपको कूलम मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। हमने यहाँ पर क्या देखा? चार्ज की सारी यूनिट्स पढ़नी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ सकते हैं आप कैसे क्या लिखना है। और
और यहाँ पर जो हमारा एफ कूलाम होता है उसको EMU भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब ये सोचो आप कि जब 10 कूलाम आप एक साथ मिला दोगे, जब 10 कूलाम मिला दोगे तब जाके एक एफ कूलाम बनता है। ऐसा कह सकते हैं ना हम इसको ले जाए तो मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी चार्ज की, एफ कूलाम, उससे छोटी कूलाम, उससे छोटी स्टेट कूलाम। तो ये चार्ज की हमने 3 यूनिट देख ली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यूनिट चार्ज को डिफाइन कर लिया, कूलाम्स तो हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, मतलब आपसे पेपर में साइंस पूछे या ना पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और हमारा वो क्या बोलते हैं ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये वाला चैप्टर ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा वो कूलाम्स लो को कुछ कूलाम्स लो जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि वेक्टर फॉर्म है, स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स है, तो आगे कुछ लेक्चर्स में डालेंगे, नहीं तो चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है जैसे आपका टॉपिक है ना। तो देखो अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज क्या है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो भैया कूलाम्स का जो लॉ है हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, F इक्वल ये K था यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसका फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशनल का, G M1 M2 अपॉन R का डिस्टेंस, R ले लो D ले लो कुछ भी। सिमिलरिटी दोनों में क्या है, ये जिसमें लग रहा है चार्ज में लग रहा तो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये सिमिलरिटी हुई कि नहीं। ये भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दो सिमिलरिटीज हो गई। क्लियर। अब डिफरेंसेस दोनों में क्या है, डिफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में क्या है, ये जो अपना होता है ना मीडियम, मीडियम के हिसाब से वेरी करता रहता है। कौन, ये अपना ये कांस्टेंट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये कांस्टेंट के है, ये मीडियम के हिसाब से वेरी करता रहता है। अभी मैंने आपको बताया ना SI में K की वैल्यू इतनी है, CGS में इतनी है, और उसमें एयर वैक्यूम ले लो तो कुछ इतना होगा, वाटर के लिए वैल्यू अलग होगी। देखो ना ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब ये जो कैपिटल K ये बदलेगा ना हर एक मीडियम के लिए, तो ओवरऑल जब ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। तो स्मॉल k की वैल्यू वेरी करती है मीडियम टू मीडियम, लेकिन कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ वो वाला है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम बस कर दो, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये G की वैल्यू नहीं बदलती, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज देखो आप, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भैया वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटी कभी रिपल्स नहीं करती, खींचती है अपने तरफ। अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट नेचर ही रहेगा उसका, जबकि इलेक्ट्रो जो अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों नेचर रखता है। तीसरी बात आप ये देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, इसकी रेंज जो होती है ये Fg मतलब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ज्यादा दूरी तक लग जाएगा, डिस्टेंस तक लग जाएगा। मानिए आपको ये दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पेपर में आपके देखो क्या होता है, हमें कभी भी जैसे साइंस आप स्ट्रीम में जिस दिन से आए उस दिन से आप ये सोच के चलो कि आपको किताबी कीड़ा तो बनना नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल रख लें, डेरिवेशन रख लें और कल्याण हो जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक इस चीज को रियलिस्टिक नहीं पढ़ेंगे, समझ के कि क्या ऐसा क्यों हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेरीज बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, मतलब आप इस टॉपिक के बारे में अनभिज्ञ हो।
पढ़ रहे हो, बस पढ़ ही रहे हो, कुछ नहीं। तो हमें सब चीज़ों पर रिसर्च करते रहना पड़ता है कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई भी कर लो उस चीज़ को कि मतलब बढ़िया से क्लियर होती हैं चीज़ें। कुछ टॉपिक्स टीचर पर प्योरली डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि न्यूमेरिकल टीचर ने लगवा दिए, 5 आप लगाओ, 5 अपने से आप दूसरी बुक वगैरह लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, आपकी ग्रोथ और सब्जेक्ट आपका अच्छा होता जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ के बेस पर हमने यूनिट चार्ज पढ़े, डिफाइन करना, और इसके साथ साथ हमने आपको सिमिलरिटीज बता दी यहाँ पर, किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम्स लॉ में कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, हमने इतना पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ को आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ाएंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवाए जाएंगे और ये सीरीज आपकी लगभग कंटिन्यू रहेगी, जिससे क्या होगा, आपको आने वाले लेक्चर में ये धीरे धीरे आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।